हो गया आज 20 मिनट ही चलिए भाई 10 मिनट ही आज ठंड ज्यादा है ना, धुंध है आज। ठंड ज्यादा। ठंड भी चलो सभी को गुड मॉर्निंग। बातें नहीं रवि, बात नहीं रही। तुम गंदे चलिए भाई, आज हम फिर से सेल और बैटरी का जो लेक्चर चल रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली क्लास में लेड एसिड सेल को कंप्लीट कर लिए थे प्रॉपर तरीके से और पूरी डिटेल से उसकी संरचना, और जिसने नहीं देखा है अपने चैनल पे जाके अपने प्लेलिस्ट में अपने पूरी क्लास यानी कि 6 क्लास कंप्लीट हो गई हैं, उन 6 क्लासों को आप अच्छे तरीके से विजिट कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेल हमारे पास है जिसमें हमारे पास निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल, ठीक है। तो सबसे पहले हम ज़्यादा समय ना गवा कर हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा चैप्टर चल रहा था सेल और बैटरी, ठीक है। तो सेल और बैटरी के अंदर जो टॉपिक्स है हमारा, उस टॉपिक का नाम है निकल आयरन सेल, निकल आयरन सेल, और एक होता है हमारे पास निकल कैडमियम सेल। देखिए निकल आयरन सेल होता क्या है उसका हम थोड़ी सी डिटेल से थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद उसके हम नोट्स लिखेंगे। तो इसमें हमारे पास जो निकल आयरन सेल होता है, देखिए निकल आयरन सेल के अंदर इसको हम क्या बोलते हैं, क्षारीय सेल के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? क्षारीय सेल के नाम से भी जाना जाता है। और इसे निफे सेल के नाम से भी जाना जाता है। दो सेल, एक सेल है उसके 3 नाम हो गए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षारीय सेल और निफे सेल या एडिशन सेल के नाम से भी जाना जाता है, एडिशन सेल, ठीक है भाई। तो ये इसके उपनाम हो गए हैं। और इसके बाद में हम बात करते हैं इसके अंदर जो इसकी जो एनोड जो छड़ होती है, एनोड छड़ निकल हाइड्रेट, और जो कैथोड जो छड़ होती है आयरन हाइड्रेट, निकल हाइड्रेट तो एनोड की छड़ होती है, तो कैथोड की जो छड़ होगी आयरन हाइड्रेट होगी, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसके इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की बात अगर करते हैं तो इसका जो इलेक्ट्रोलाइट होगा हमारे पास KOH या LiOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये हमारे पास हो गया लिथियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये इस निकल आयरन सेल के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और एनोड और कैथोड ये उसके उपनाम हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं इस सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होता है। कितने वोल्ट तक होता है? 1.2 से 1.5, ना तो 4 तक तो मान लो इसको, ठीक है। और इसके बाद में इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, आंतरिक प्रतिरोध कम हो ज्यादा होता है, अधिक होता है। क्यों? क्योंकि अगर रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होगा तो उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा, कम होगा। इसी प्रकार से इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या रहेगा, अधिक रहेगा, होता है, ठीक है। और इसका जो ये सेल है लघु आकार का होता है,
लघु आकार का होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास कुछ इसकी। और इसके बाद में जो हमारे पास आते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं। अगर रासायनिक अभिक्रिया की मैं बात करता हूं तो एनोड के टाइम अगर बात करें तो कैथोड के समय भी बात होगी। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि एनोड और कैथोड दोनों अलग अलग प्रकार की जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है। जो हमारे पास एनोड तो किसकी बनी हुई है, किसकी है यहाँ पे निकल हाइड्रेट की, जिसमें हमारे पास Ni2, ठीक है, OH2। तो इसी प्रकार से अगर हम अभिक्रिया करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे Fe हो जाएगा, ये Ni2 हो जाएगा, OH2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसकी पूरी समीकरण हम रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इसको समझेंगे कि चार्जिंग के समय किस प्रकार की अभिक्रिया होती है और डिस्चार्जिंग के समय कौन सी अभिक्रिया होती है। ठीक है, तो छोटा छोटा कुछ निकल आयरन सेल का कुछ हमने थोड़ा सा डिटेल से ऊपर तरीके से हम देखे हैं। तो ये जो जहां से सवाल बनते हैं वो सवाल हमने यहाँ तक बोर्ड पे उतार दिए हैं। ठीक है, अगर हम पूरे तरीके नोट्स के रूप में अगर तैयार करते हैं तो उसकी पूरी डिटेल से लिखेंगे हम। ठीक है, तो जो कहने का मतलब यहाँ पे है कि लेड एसिड सेल सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो निकल आयरन जो सेल होता है और जो कैडमियम सेल होता है उसमें से केवल आप लोगों को देखने को मिल सकता है उसका विद्युत वाहक पूछ सकता है। ठीक है, उसका इलेक्ट्रोलाइट पूछ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन हमारे पास उसका उपनाम पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, उसका उपनाम पूछ सकता है। जहां से क्वेश्चन बन रहा है उसी प्रकार से ये चीज भी पूछ सकता है कि निकल आयरन सेल का जो एनोड है किसका बना हुआ होता है, निकल हाइड्रेट का बना हुआ होता है, और कैथोड किसका बना होता है, आयरन हाइड्रेट का बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये था कुछ हमारे पास निकल आयरन सेल की। इसी प्रकार से हमारे पास होता है निकल, तीसरा सेल निकल कैडमियम सेल। अब निकल कैडमियम सेल और निकल आयरन सेल दोनों की संरचना समान सी की होती है, लेकिन थोड़ा सा अंतर यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास एनोड की छड़ हमारे पास निकल हाइड्रेट की थी और कैथोड की छड़ आयरन हाइड्रेट की थी, ये तो थी। लेकिन यहाँ पे जो एनोड की जो छड़ होगी वो हमारे पास निकल की होगी और जो कैथोड की जो छड़ होगी वो कैडमियम की होगी। ठीक है, और बाकी जो संरचना है सेम टू सेम है। उसका इलेक्ट्रोलाइट भी KOH होगा, लिथियम होगा। ठीक है, उसका विद्युत वाहक भी सेम 1.2 से 1.4 के आसपास होता है। ठीक है, ये भी छोटा सा लघु आकार का सेल होता है, इसका भी आंतरिक प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है, बाकी की जो संरचना सेम टू सेम ही कैडमियम सेल की होता है। जो अंतर था आप लोगों को बस केवल एक एनोड तो हमारे पास निकल की होगी, जो कैथोड की जो छड़ होगी हमारे पास कैडमियम की बनी हुई होगी बस। और यहाँ पे कैडमियम है और यहाँ पे आयरन हाइड्रेट की है। ठीक है, तो बस इतना सा आप लोग ध्यान रखना कि निकल आयरन और निकल कैडमियम सेल में अंतर क्या है। थोड़ा सा अंतर है कैथोड की छड़ के ऊपर बस, और बाकी की संरचना सेम टू सेम होती है। ठीक है, इसीलिए तो हम आप लोगों को जो लेड एसिड सेल था उसकी पूरी संरचना पूरी डिटेल से उसकी प्रॉपर तरीके से हम उस चीज को पढ़ाया। ठीक है, और इसमें भी ऐसा चीजें हैं जो चीजें एडिशन सेल है, जो निकल आयरन सेल है उसके बारे में पूरी संरचना पूरी डिटेल हमने आप लोगों को बताई है। ठीक है, उसी प्रकार से निकल कैडमियम जो सेल होता है उसमें आप लोगों को जहां अंतर था वो चीजें मैं आप लोगों को बता दिया। ठीक है, तो अब उसको प्रॉपर तरीके से हम क्या करते हैं, लिखते हैं। ठीक है, जो पार्ट्स हैं प्रॉपर तरीके से नोट्स में जो हम लिख रहे हैं उसी प्रकार से टॉपिक्स डाले निकल आयरन। ये तो हमने आप लोगों को ये बताया कि निकल आयरन सेल होता क्या है। देखिए भाई, हमने जो चीजें आप लोगों को स्टार्टिंग में जब टॉपिक्स को स्टार्ट करते समय आप लोगों को जो चीजें बताई थी उसी को एक नोट्स के रूप में हमने इसको उतार दिया है प्रॉपर तरीके से। यहाँ से अगर आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिले तो आप आराम से इस चीज को कर सकते हो आसानी से। ठीक है, चाहे कोई सी भी किताब उठा के देख लेना। अगर फिर भी अगर इसमें कोई सा भी अगर आप लोगों को लगे कि ये सर आप नहीं पढ़ाए वो ले आना, उसको और एक बार वेरीफाई कर देंगे हम। ठीक है ना, इसी प्रकार से जो चीजें हमने बताई वो चीज फैक्ट हमने नोट कर दिया। देखिए दोबारा से एक बार फिर से देख लेते हैं कि निकल आयरन सेल, निकल आयरन सेल यह एक क्षारीय प्रकार का सेल होता है। हमने बताया इस प्रकार का होता है क्षारीय सेल का। इस सेल को एडिशन सेल का या निफे सेल भी कहा जाता है। टेक्निकल हेल्पर 2022 में ये क्वेश्चन आया था कि एडिशन सेल का दूसरा नाम क्या है या एडिशन सेल को किस नाम से जाना जाता है। तो आप क्वेश्चन राइट आंसर होगा हमारे पास निकल आयरन सेल के नाम से जाना जाता है। चाहे एडिशन सेल हो, चाहे निफे सेल हो या क्षारीय सेल हो,
तीनों एक ही प्रकार है, 4 नाम होंगे इसके। ठीक है, तो चारों लोग आप लोगों को याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ये लो मैं स्टार लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास है इसमें निकल हाइड्रेट NiOH2 धन प्लेट, यानी कि जो निकल आयरन निकल हाइड्रेट की जो है वो किसकी धन प्लेट बनती है, यानी कि एनोड के रूप में कार्य करती है तरह। और आयरन हाइड्रेट किसकी तरह काम करती है, ऋण प्लेट की तरह काम करती है, यानी कि FeOH2। ठीक है, तो दोनों हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया, उस चीज को नीचे देख लेंगे। इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड, दोनों क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है निकल आयरन सेल का जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो किस प्रकार का होता है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, KOH और LiOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड, दोनों हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। इसी प्रकार से हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की। चार्जिंग के समय जो अभिक्रियाएं होती हैं, जब बैटरी को जब चार्ज किया जाता है या निकल आयरन सेल को जब चार्ज किया जाता है उस समय कौन सी अभिक्रिया संपन्न की जाती है। जब सेल को डीसी पावर सप्लाई के में जोड़ा जाता है तो उसके निम्न अभिक्रियाएं होती है। तो हमारे पास जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो हमारे पास क्या इसका इलेक्ट्रोलाइट है ना। KOH के अंदर तो क्या करवाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न करवाते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास जो आयनों में विभक्त किया गया है K+ यानी कि पोटेशियम और प्लस हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जब एनोड के ऊपर जो क्रिया होगी हमारे पास NiOH2 + 2OH के साथ जब अभिक्रिया किया करवाते हैं तो हमारे पास जो इसकी जो एनोड के ऊपर जो छड़ बनती है हमारे पास किसकी होती है, NiOH4 की बन जाती है। ठीक है, और हमारे पास दो इधर से दो इधर से, यानी 2 2 6 कितने हो गए, 4। इस प्रकार से हमारे पास जो हाइड्रोक्साइड कितना हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। कैथोड के ऊपर जब क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास Fe यानी कि लोहा आयरन के साथ OH 2 + 2K के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास Fe यानी कि आयरन प्लस 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया होती है। तो हमारे पास कैथोड के ऊपर जो हमारे पास किसकी बनी होगी, आयरन की, और ये हमारे पास निकल की बनी हुई होती है। इस प्रकार आवेशन, आवेशन का मतलब क्या होता है, चार्जिंग। क्या होता है, चार्जिंग क्रिया के पश्चात जब चार्ज हो जाती है बैटरी, उसके पश्चात धन प्लेट निकल हाइड्रेट की बन जाती है। ये बन गई, देखिए यहाँ पे जब बैटरी चार्ज हो गई है उस समय हमारे पास ये थी, और इसके बाद में जो चार्ज होने के बाद में जो क्लियर हुई है उसके बाद हमारे पास किसकी होगी, निकल हाइड्रोक्साइड की बन गई है की, और ऋण प्लेट Fe की बन जाती है, यानी कि ये बन गई आयरन की बन गई Fe की। इसी प्रकार से डिस्चार्जिंग के समय अगर मैं बात करता हूं तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एनोड के ऊपर जो क्रिया होती है हमारे पास NiOH2 + 2 पोटेशियम के साथ जब क्रिया होती है तो हमारे पास किसकी बनती है, NiOH2 + 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कार्य करती है। तो हमारे पास इसी प्रकार से जब पुनः अगर चार्ज करते हैं, जब बैटरी डिस हो जाती है उसको दोबारा से उसको चार्ज किया जाता है। डिस के समय कौन सी अभिक्रिया होगी और चार्जिंग के समय कौन सी अभिक्रिया होगी, ये चीजें यहाँ इसके सामने है। ठीक है, कैथोड के ऊपर हमारे पास किसकी होगी, ये थी हमारे पास विसर्जन के समय यानी डिस्चार्जिंग के समय जो क्रिया हो रही है, यानी कि विसर्जन क्रिया के पश्चात धन प्लेट पुनः निकल हाइड्रेट की बन जाती है और ऋण प्लेट हमारे पास किसकी बन जाती है, आयरन हाइड्रेट की बन जाती है। यहाँ तक हमारे पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की बात थी रासायनिक अभिक्रिया की। इसके बाद में एक टॉपिक्स और होता है इसी के अंदर, यानी पुनः चार्जिंग। जब पुनः चार्जिंग का मतलब यहाँ पे है कि जब चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों की बातें हो ली उसके बाद में पुनः चार्जिंग आता है। तो जैसे पुनः चार्ज करते हैं तो जो चीजें हमारे पास अवेलेबल है, यानी कि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर उसे पुनः डीसी पावर सप्लाई दी जाती है। उसके बाद में क्या कर दिया जाता है, उसको दोबारा से रासायनिक अभिक्रिया वो चीज क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो वो चीज हमारे पास पुनः चार्जिंग करके उसको दोबारा से क्या करते हैं, चार्जिंग के रूप में उसको प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद में हमारे पास आता है कि इसका जो विद्युत वाहक बल होता है, इसका निकल आयरन सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है 1.2 से 1.5 वोल्ट तक होता है, और इसका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। इसी वजह से आंतरिक प्रतिरोध अधिक होने के कारण से इसका जो विद्युत वाहक बल है वो कैसा है, कम है। ठीक है, और ये लघु आकार का होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास निकल आयरन प्रकार का सेल। इसी प्रकार से हम कैडमियम सेल की भी अगर बात कर लेते हैं तो टॉपिक्स डाल के
उसके अंदर आप लोगों ने मैंने बता दिया कि उसके अंदर थोड़ा सा अंतर है। उसकी जो कैथोड की जो छड़ होगी वो कैडमियम की होगी और जो एनोड की जो छड़ होगी वो किसकी होगी, निकल की बनी होगी। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में, टॉपिक के बारे में भी हम बातें कर लेते हैं। नंबर 3 है निकल कैडमियम सेल। जो सेकेंडरी सेल का जो तीसरा सेल है, लास्ट सेल है, उस सेल के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास निकल कैडमियम सेल की बातें। और निकल सेल और निकल आयरन सेल दोनों की संरचना समान होती है। वो चीजें हमने आप लोगों को फर्स्ट में बताई थी कि दोनों की जो संरचना किस प्रकार की होती है, समान सी होती है, लेकिन जो अंतर था वो चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से देख लो, इसकी संरचना निकल आयरन सेल के समान ही होती है। जो अंतर होता है केवल यह है कि इसमें जो धन प्लेट होती है वो किसकी होती है, निकल की, तथा ऋण प्लेट होती है किसकी, कैडमियम धातु की बनी होती है। ठीक है, तो आयरन सेल के स्थान पर कैडमियम धातु की जो प्लेट प्रयोग करते हैं, जो आयरन, जो हमारे पास निकल आयरन था, जो आयरन प्लेट के जगह हमने जो कैडमियम धातु प्रयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? एक केवल इसका लाभ यह होता है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है, और आंतरिक प्रतिरोध घटेगा तो उसका विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसी वजह से इसको कैडमियम की धातु का प्रयोग किया जाता है। ये थे हमारे पास तीनों के तीनों सेल। देखिए, हमने सबसे पहले प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ा था। उस प्राइमरी सेलों के 6-7 सेलों के बारे में हमने पढ़ लिया पूरी डिटेल से। उसके बाद में हमने सेकेंडरी सेल पढ़े हैं। सेकेंडरी सेल के तीनों सेल हमने कंप्लीट कर लिए हैं, लेड एसिड सेल और निकल आयरन सेल और निकल कैडमियम सेल। तीनों सेल हमने, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारे पास लेड एसिड सेल का बताया गया है। ठीक है, लेकिन इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंडरी सेल भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब बातें आते हैं इसके बाद में जो टॉपिक्स रहेगा हमारे पास बैटरी का। किसका रहेगा, बैटरी का। और बैटरी किसे कहते हैं, बैटरी को श्रेणी क्रम और समांतर और मिश्रित क्रम संयोजन होता है, वो किस प्रकार से कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद में उसकी जो बैटरी की जो इफिशियंसी होगी और कैपेसिटी होगी। ठीक है, उसके बाद में जो बैटरी को चार्जिंग होगी। ठीक है, तो हमारे पास आज की क्लास में और नेक्स्ट वाली क्लास में, 2 क्लासों में हम कंप्लीट कर देंगे इसको। ठीक है भाई, तो इस वजह से यहाँ तक आप लोगों को समझ में आई चीजें। प्राइमरी और सेकेंडरी सेल में अगर किसी को डाउट हो तो आप बिल्कुल निसंकोच हो क्या बता सकते हो। अगर किसी को डाउट है तो, नहीं है तो हम चले आगे फिर। तो चलने का मतलब यहाँ पे है कि सबसे पहले टॉपिक्स डालिए। यहाँ पे टॉपिक्स है बैटरी का। टॉपिक्स बैटरी बंद कर दिया। अब देखिए, नेक्स्ट टॉपिक की तरह हम चलते हैं, क्योंकि हमने सेल, प्राइमरी और सेकेंडरी सेल किसे होता है, कैसे कार्य करता है, कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम बात करते हैं सेलों की, सॉरी बैटरी की। इसकी बात करते हैं यहाँ पे बैटरी। टॉपिक है हमारा बैटरी। बैटरी, अब देखिए बैटरी होता क्या है कि बैटरी यानी सेलों के समूह को क्या कहते हैं हम, बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक है, अब सेलों के समूह की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सेलों का जो समूह होता है, सेलों का यानी कि श्रेणी क्रम, समांतर क्रम तथा मिश्रित क्रम के प्रकार के होते हैं। ठीक है भाई, जैसे मान लिया कि सेलों को अगर हम श्रेणी और समांतर और मिश्रित क्रम में जब जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या बन जाती है, बैटरी का रूप ले लेता है। यानी सेलों के समूह को हम क्या कह सकते हैं, बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बैटरी कहते हैं। और बैटरी किस प्रकार से काम करती है, सबसे पहले हमारे पास है, पहला टॉपिक रहेगा श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं। अब यहां से देखना
कि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ पे एक न्यूमेरिकल का सवाल भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए इसके अंदर क्या होता है, श्रेणी क्रम के अंदर आप लोगों को फर्स्ट में पढ़ाया गया था। ठीक है, तो श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर यानी कि सेलों को हम किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज का मान अधिक होगा, सारा का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। समझ गए मेरी बात को, कि जैसे हमने यहां से हमने माना बैटरी हमारे पास ये है, सेलों की बात कर रहा हूं यहाँ पे। देखिए हमने यहां से जोड़ा है, यहां से हमने क्या बना दिया, एक लोड ले लिया है। ठीक है, क्या ले लिया है यहाँ पे, लोड। जैसे मान लिया कि ये प्लस होगा, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। अब देखिए यहाँ से प्रत्येक सेल हमने कैसे जोड़ा है, श्रेणी क्रम में जोड़ा है। ठीक है, जैसे मान लिया कि ये हमारे पास है, सेल है हमारे पास, पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल और एक चौथा सेल है। देखिए यहाँ से मान लिया कि एक सेल हमारे पास क्या है, 1.5 वोल्ट का है, दूसरा भी हमारे पास कितना है, 1.5 वोल्ट का है, तीसरा सेल भी हमारे पास 1.5 वोल्ट का है और चौथा सेल भी हमारे पास 1.5 वोल्ट का है। तो इसी प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से जो विद्युत वाहक बल होगा हमारे पास क्या होगा, बातें नहीं। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रथम सेल के प्रथम सिरा तथा दूसरे सेल का प्रथम सेल के दूसरे सिरे, ऐसे दूसरे सिरा तथा दूसरे सेल का प्रथम सिरा सिरे से जुड़ा होता है, हाँ उतारना इसको, जुड़ा होता है, उसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां से हमारे पास है कि श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर पहली बैटरी हमारे पास है, पहला सेल है, उस पहले सेल का दूसरा सिरा हमारे पास नेगेटिव सिरा है। जैसे प्रथम सेल का दूसरा सिरा ये वाला और दूसरे सेल का प्रथम सिरे से क्या कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे सेल का दूसरा सिरा, तीसरे सेल का प्रथम सिरा, तीसरे सेल का दूसरा सिरा, चौथे सेल का प्रथम सिरे से, इसी प्रकार से हम श्रेणी क्रम इसको संयोजित कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, श्रेणी क्रम संयोजन तैयार हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि इसको श्रेणी क्रम संयोजन कहा जा सकता है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, इस श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में अधिक वोल्टेज तथा धारा का मान अलग अलग होता है। यानी कह सकते हैं कि वोल्टेज का मान समान तथा धारा का मान अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये किसमें होता है, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर होता है। देखिए यहां से हमारे पास टोटल अगर वोल्टेज की बात करते हैं हम तो हमारे पास कितना होगा, टोटल वोल्टेज की बात करते हैं तो हमारे पास टोटल वोल्टेज की बात करते हैं तो NE यानी कि नंबर ऑफ, N का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेलों की संख्या, E क्या है इसका, वोल्टेज। ठीक है, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास अगर कुल विद्युत वाहक बल प्राप्त करनी हो यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ज्ञात करना, सॉरी टोटल वोल्टेज ज्ञात करना हो तो हम कौन से सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे ET बराबर क्या होगा, टोटल वोल्ट का NE। अगर हमारे पास आंतरिक प्रतिरोध यानी कि कुल प्रतिरोध का मान अगर ज्ञात करना हो, RT का मान अगर ज्ञात करना हो तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीजें यहां तक आप लोगों को समझ में आई, पहले ये बताइए आप।
यहाँ तक ये चीज समझ में आई। देखना दोबारा से फिर से देख लो कि सेलों के समूह को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहा जाता है। सेल का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम तथा मिश्रित क्रम संयोजन कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हमने बात की श्रेणी क्रम संयोजन की। तो श्रेणी क्रम संयोजन का मतलब हमने इसको सारे सेलों को किस में जोड़ दिया गया है, श्रेणी क्रम में। यानी कि इसके अंदर वोल्टेज का मान तो क्या है, समान हो रहा है यहाँ पे, लेकिन क्या है यहाँ पे वोल्टेज का अधिक वोल्टेज समान होगा और धारा का मान क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। सॉरी थोड़ा सी मिस्टेक हो गई भाई, यहाँ से देखिए, दोबारा से देखिए, हमने थोड़ा सा गलत लिख दिया इसको। दोबारा से देखिए इसके अंदर, दोबारा से देखिए इसको, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। देखिए इसके अंदर हमने लिखा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान कैसा रहेगा, धारा हमेशा समान रहती है, समान होती है तथा वोल्टेज का मान अलग अलग होती है। ठीक है, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया था, इससे हम दोबारा से इसको लिख दिया गया। ठीक है भाई, देखिए दोबारा से देख लेना इसको कि हमने लिखा है कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान तो क्या होता है, समान होता है और वोल्टेज का मान क्या रहेगा, अलग अलग। जरूरी नहीं हमने 1.5 वोल्ट रखा है तो जरूरी नहीं है कि 1.5 वोल्ट हो सकता है, किसी में 3 भी हो सकता है, किसी में 2 भी हो सकता है, किसी में 1 भी हो सकता है। तो सब में धारा का वोल्टेज का मान क्या होगा, अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी सर्किटों के अंदर धारा क्या रहेगी, समान रहेगी। क्लियर? इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कौन सा क्रम कहलाएगा, यहाँ पे श्रेणी क्रम संयोजन कहलाएगा। ठीक है, तो अब श्रेणी क्रम संयोजन के बाद में हम बात करते हैं यहाँ से टोटल वोल्टेज की बात करते हैं। टोटल वोल्टेज की बात करते हैं यहाँ पे। टोटल वोल्टेज ये वाला विद्युत वाहक बल, हाँ तो इसका पूरा नाम है विद्युत वाहक बल। ठीक है, ठीक है, तो ये थे हमारे पास इसका श्रेणी क्रम संयोजन। यानी श्रेणी क्रम संयोजन में प्रथम सेल दूसरे सिरे से जो कनेक्टेड करता है उसको श्रेणी क्रम बोला जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर धारा का मान समान होता है और वोल्टेज का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम संयोजन में यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो, ये ध्यान रखना, यहाँ से सवाल आ सकता है कि श्रेणी क्रम संयोजन में यदि सभी सेलों का विद्युत वाहक बल समान हो तो कुल विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, यानी कि ET बराबर N। N क्या है यहाँ पे, सेल नंबर ऑफ सेलों की संख्या। E क्या है यहाँ पे, उसका सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल। और इसी प्रकार से बात करें श्रेणी क्रम संयोजन में यदि सभी सेलों का विद्युत आंतरिक प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध होगा RT बराबर NR। क्या होगा, RT बराबर NR। इसी प्रकार से R का मान भी होगा, E का मान भी हो गया, और बचा क्या हमारे पास I का मान, करंट का मान। अगर सर्किट के अंदर अगर धारा प्रवाहित होती है तो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, I बराबर NE बटा NR प्लस R। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हम, यहाँ क्या होगा, ET बराबर क्या होगा, कुल विद्युत वाहक बल, और क्या है हमारे पास RT क्या है यहाँ पे, आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, I क्या है यहाँ पे, विद्युत धारा, विद्युत धारा, और R क्या है यहाँ पे, लोड, लोड प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध। और बचा हमारे पास E क्या है यहाँ पे, प्रत्येक सेल का, यानी प्रति सेल, सेल का विद्युत वाहक बल। और हमारे पास क्या है, N क्या है यहाँ पे, यानी कि सेलों की संख्या, सेलों की संख्या। ठीक है, क्या है यहाँ पे, सेलों की संख्या। देखिए यहाँ से श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर हमारे पास धारा का मान अगर पूछे ना तो ये चीज आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है। अगर कुल सर्किट के अंदर अगर धारा का मान पूछे तो I बराबर NE बटा NR प्लस R। और अगर हमारे पास विद्युत वाहक बल का मान, कुल प्रतिरोध अगर पूछे तो हमारे पास RT बराबर NR, और अगर हमारे पास कुल विद्युत वाहक बल की बात करें तो ED बराबर NE का प्रयोग किया
जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें थी हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन की। तो ये क्लियर है आज तक आप लोगों को? तो इसी का एक सवाल कर लीजिए, इसी का जहां से हमारे पास धारा का जो मान निकालना है वो किस प्रकार से निकलता है वो सवाल कर लीजिए इसको। देखिए सवाल क्या है इसका है, सवाल है इसका, सवाल लिखिए। हाँ लिखिए। चलिए भाई, क्वेश्चन है एक श्रेणी क्रम संयोजन वाला सवाल हम कर लेते हैं कि जहां से सवाल एक न्यूमेरिकल का सवाल आता है, उस सवाल को आप नोट करिए किस प्रकार के सवाल एक न्यूमेरिकल में पूछ सकता है। ठीक है, तो लिखिए सवाल। सबसे पहले, यदि 1.5 वोल्ट यदि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाले 10 सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाएं और लोड प्रतिरोध का मान 15 ओम हो तो परिपथ विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। परिपथ में विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। जब 15 ओम हो तो परिपथ विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए, जबकि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.25 ओम है। 25 ओम है, जबकि प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.25 ओम है। तो हमारे पास n का मान दिया हुआ है, r का मान दिया है, e का मान दिया हुआ है, rt का मान दिया हुआ है। तो i का मान ज्ञात करिए फटाफट इसको। देखिए भाई, कर लिया सभी ने सवाल? ठीक है, अब देख लेना जिसने किया है या नहीं किया है उस सवाल को हम देखते हैं कि हमारे पास श्रेणी क्रम संयोजन है। ये कौन सा है? श्रेणी क्रम संयोजन। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन का हमारे पास जो धारा का मान है, देखिए यहाँ से हमारे पास टोटल अगर वोल्टेज निकालना है तो हमारे पास क्या लिखा हमने सूत्र NE लिखा था, और टोटल रेजिस्टेंस निकालना है आंतरिक प्रतिरोध तो हमारे पास क्या लिखा था हमने NR लिखा था। इसी प्रकार से I का मान ज्ञात करना है तो हमारे पास NE बटा NR प्लस R, ये सूत्र था ना। तो देखिए यहाँ से हमारे पास I बराबर क्या होता है NE बटा NR प्लस R। यहाँ से देखिए I का मान ज्ञात करना, बातें नहीं मिली। यहाँ से हमारे पास n क्या है, यहाँ पे नंबर ऑफ सेलों की संख्या कितनी है 10 गुणा E का मान हमारे पास कितना है 1.5 वोल्ट बटा n कितना है 10 गुणा हमारे पास R कितना है 0.25 प्लस ये है प्लस टोटल प्रतिरोध मान कितना है 15। यहाँ तक सभी का सवाल सही है? ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे पहले 10 को 1.5 से गुणा करते हो तो कितने आएंगे 15 करके देख लीजिए। यहाँ से 15 आते हैं ना। जब 10 को 0.25 से गुणा करते हो तो हमारे पास 2.5 आता है नहीं आता है? देखिए यहाँ से 10 गुणा 0.25, इसको पॉइंट पटाऊंगा तो यहाँ से कितना लगाऊं 100, 10 एकम 10, 10 दाए 100, तो हमारे पास एक जीरो है तो हमारे पास क्या है 2.5 आ गए प्लस 15। यहाँ तक सभी का सवाल सही है? देखिए यहाँ से आगे 15 बटा है, जब 15 और 2.5 है तो हमारे पास कितने हो गए 17.5 हो गए ना। जब 15 के अंदर 17.5 का तो भाग देते हो 0.857 एम्पियर, ये हमारे पास करंट का मान है। देख लीजिए यहाँ तक आप लोगों का सवाल है
अगर किसी ने नहीं किया तो आप मिलान कर लीजिए। जिस प्रकार से हमने फॉर्मूला था उस फॉर्मूले के अनुसार उस चीज को संख्या को रखा है और ये हमारे पास 0.857 एम्पियर करंट प्रभावित होगी। अगर आप लोगों के सामने इस प्रकार का सवाल आता है श्रेणी क्रम संयोजन का, तो आप लोगों को धारा का मान ज्ञात करना है, तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं आप। ठीक है, उतार लीजिए फटाफट इसको। इसके बाद में हम शुरू करेंगे समांतर संयोजन। नेक्स्ट टॉपिक है समांतर संयोजन। ठीक है, तो आज हमने बैटरी का लास्ट टॉपिक पढ़ा है। बैटरी में से श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ लिया है और श्रेणी क्रम संयोजन का एक हमने न्यूमेरिकल सवाल किया है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे समांतर संयोजन, मिश्रित संयोजन, इफिशियंसी और इसकी एफिशिएंसी के बाद में इसकी कैपेसिटी और बैटरी चार्जिंग। ठीक है, तो हम आज इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। और क्लास समाप्त करने से पहले आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर, लाइक, शेयर जरूर करिए। सब्सक्राइबर के पास में जो बेल आइकन बटन है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी जो क्लास के टाइमिंग के अनुसार अगर डलते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए तो आप तुरंत उसी को विजिट कर सकते हो। ठीक है ना, तो ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, उसमें क्या करें, इसको शेयर करिए। ठीक है, इसी प्रकार से हम अब हमारी जो ITI की जो क्लासेज हैं वो आज की जो लास्ट क्लास थी उसके बाद में जो क्लास आएगी प्रॉपर तरीके से चलती रहेगी। और शीतकालीन अवकाश 5-7 दिन की छुट्टियां पड़ेगी तो उसमें भी आप लोगों को प्रॉपर क्लास मिलती रहेगी। आप लोग उस चीज को देखते रहिए। ठीक है ना, ठीक है, सभी को धन्यवाद, जय हिंद।